गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जीव जगत के वर्गीकरण में हमने कल पढ़ा था द्विजगत वर्गीकरण, जिसमें अरस्तु ने क्या किया था, इन्होंने जो है दो जगत में जीवों को बांटा था। ठीक, आगे आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 जगत, 4 जगत और 5 जगत पद्धति। ठीक है। अब चूँकि बच्चों जो प्रचलित है इस समय, जो वर्गीकरण की पद्धति प्रचलित है, जो चल रही है, जो सर्वमान्य है, वो है 5 जगत पद्धति। तो ये जो द्विजगत है, 3 जगत है, 4 जगत है, ये अब नहीं मान्य है, अब चलती नहीं है ये सारी पद्धतियाँ। तो इनके बारे में हम केवल छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि इसको प्रतिपादित किसने किया था और इसमें क्या क्या इन्होंने वर्ग ऐड किए थे। ठीक, 2 से 3 किया, 3 से 4 किया और फाइनली अंत में 4 से 5 वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया वही अब सर्वमान्य है। ठीक है, तो आइए एक बार हम देख लेते हैं कि 3 जगत पद्धति को प्रतिपादित किसने किया था। ई हेकल, अर्नेस्ट हेकल इनका नाम था और ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि देखो बच्चों, कल हम लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आई थी कि किस तरह से केवल जंतु और पादप में सभी जीवों को हम नहीं विभाजित कर सकते। ठीक है, जीवाणु भी होते हैं, शैवाल भी होते हैं, कवक भी होते हैं, तो उनको हम किस ग्रुप में रखें, है ना। ये इस प्रॉब्लम का समाधान उस वक्त नहीं हो पाया था। तो बाद में अर्नेस्ट हेकल ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 3 जगत की पद्धति प्रस्तुत की। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि सभी जीवाणुओं को, प्रोटोजोआ को, शैवाल को और कवक, ठीक है, इन चारों के लिए इन्होंने एक नया वर्ग बनाया या एक नया जगत बनाया जिसको इन्होंने प्रोटिस्टा नाम दिया। ठीक है बच्चों, प्रोटिस्टा नाम दिया। और लेकिन इस पद्धति में एक कमी भी थी। वो कमी क्या थी कि जीवाणु क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब बहुत ही सरल प्रकार के जीव होते हैं। और इसके साथ ही इन्होंने किसको ऐड कर दिया, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कैसे हैं, जो विकसित होते हैं, थोड़ा जिनका केंद्रक विकसित होता है, और जिनका केंद्रक विकसित नहीं होता उसको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो मीन्स पहले, प्रिमिटिव प्राचीन, ठीक, यू मीन्स ट्रू सही सत्य। तो जिसका, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, तो जिसका न्यूक्लियस बहुत प्राचीन काल का है या बहुत सरल है उसको हम प्रोकैरियोट में रख देते हैं, और जिसका न्यूक्लियस या केंद्रक विकसित है उसको हम यूकैरियोट में रखते हैं। तो यहाँ पर एक गलती क्या हो गई कि इन्होंने जीवाणुओं को भी, शैवाल को भी और कवक को भी सबको एक अलग वर्ग जगत में रख दिया जिसका नाम प्रोटिस्टा दे दिया। लेकिन यहाँ पर भी कमी क्या रह गई कि जीवाणु तो प्रोकैरियोटिक हैं जबकि कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ क्या हैं, ये तीनों ही जो हैं यूकैरियोटिक हैं। तो अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, तो इसलिए ये भी पद्धति बाद में नकार दी गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं 4 जगत पद्धति। इसमें क्या होता है, इसको प्रतिपादित किया था H.F. कोपलैंड ने, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने त्रिजगत पद्धति में सुधार किया और इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटिस्टा की समस्या को सुलझाने के लिए एक और जगत ऐड कर दिया। 3 से क्या हो गए, 4 हो गए। ठीक, चौथा क्या बन गया, ये मोनेरा। उन्होंने सभी प्रोकैरियोट को क्या किया, मोनेरा में डाल दिया, है ना। प्रोकैरियोट में क्या क्या आ गए, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इनको किस में रख दिया गया, मोनेरा में। और बाकी जो बच गए क्या क्या बच गए, प्रोटोजोआ बच गए, है ना, एक कोशिकीय शैवाल बच गए, बहुकोशिकीय शैवाल और कवक और प्रोटोजोआ। ये सब जो बच गए उनको इन्होंने सबको किस में ट्रांसफ़र कर दिया, प्रोटिस्टा में। ठीक, या प्रोटिस्टा या प्रोटोक्स्टिस्टा, 2 में से एक कोई भी नाम आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने 4 जगत पद्धति प्रतिपादित की, लेकिन ये भी अब प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो जो अब प्रचलित है
उसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सभी तरह की पद्धतियों में हर तरह की खामियां निकली, है ना, कमियां निकली। तो जिस वजह से फिर R.H. विटेकर, ये सब साइंटिस्ट के नाम है बच्चों। ये एग्ज़ाम्स में आते भी हैं कि किस जगत का प्रतिपादन किस साइंटिस्ट ने किया था, तो ये आपको याद करना होगा। ठीक, तो 5 जगत पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? R.H. विटेकर ने। ठीक है, इन्होंने पूरे विश्व में जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, हर एक को इन्होंने 5 जगत में डिवाइड कर दिया। अब उस डिवाइड करने का कुछ आधार भी होगा, है ना, जिसके आधार पर इन्होंने इन सभी जीवों को अलग अलग जगत में रखा होगा। तो पहले तो हम लोग ये जान लें कि वो 5 जगत थे कौन कौन से। ठीक है, पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, और ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना। 4 जगत में हमने क्या क्या पढ़ा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी। तो इन्होंने जो 5वां ऐड किया है वो कौन सा था? ये कवक, है ना। और जबकि कोपलैंड ने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कवक को भी प्रोटिस्टा के ही अंतर्गत रख दिया था। ठीक है, जबकि दोनों में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, अंतर पाए गए, जिसके कारण इसको हम इसमें नहीं रख सकते थे। प्रोटिस्टा में कवक को नहीं रख सकते थे। तो इसलिए R.H. विटेकर ने 5 जगत का वर्गीकरण दिया, जिसमें ये 5 जगत हैं। यही बच्चों 5 जगत हैं, इनको आपको याद करना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक है, मोनेरा में किसको रखा? सभी जीवाणुओं को और साइनोबैक्टीरिया को। ठीक, प्रोटिस्टा में क्या क्या आया? प्रोटोजोआ आए। ठीक है, सभी एक कोशिकीय जीव। और क्या है? एक कोशिकीय शैवाल, बहुकोशिकीय शैवाल आए। ठीक, फिर कवक में फफूंद जिसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, वो इसमें रखे गए। फिर एनिमेलिया में सभी जंतु और प्लांटी में सभी पौधे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा विभाजन। अब हम लोग आइए देखते हैं कि किन आधारों पर विटेकर ने ये 5 जगत का पद्धति प्रस्तुत की, जिसमें से पहला है हमारा कोशिकीय जटिलता। यानी जो मैंने अभी आपको बताया है ना कि केंद्रक जो है वो अगर सरल होगा तो वो प्रोकैरियोट्स में आ जाएगा। अगर वो कोशिका बाहर की तरफ भित्ति से ढका हुआ होगा, वेल होगा, मतलब अच्छे से वो बाउंड होगा, चारों तरफ से घिरा होगा भित्ति से, तो वो यूकैरियोट हो जाएगा। तो ये एक हो गई उसका आधार, है ना। केंद्रक कला की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं 2 तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये तो सबसे पहला आधार था जिस पे ये विभाजन किया गया। ठीक, अब दूसरा आता है जीवों की जटिलता। पहले तो हो गई कोशिका की जटिलता, दूसरा हो गई जीवों की जटिलता, जिसमें कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ये दूसरा आधार है, मतलब जिन जीवों में पूरी सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर हो जाती हैं उनको हम एक कोशिकीय कहेंगे, और जिनमें सारी क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं में बटी होती हैं उन जीवों, और एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई भी जाती हैं, उनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? पोषण प्राप्त करने की विधि। अब बच्चों ये जो है आपको बहुत अच्छे से ये समझना होगा कि ये पोषण की विधियां हैं क्या। यहाँ पर आपको देखना है, देखिए इसको। पहली है स्वपोषी। वैसे तो हमने मेनली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। विटेकर ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या क्या है? स्वपोषी जीव और परपोषी जीव। स्वपोषी कौन से हो गए? जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, यानी कि जिन जीवों में क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है, वो स्वपोषी होंगे। और जो दूसरे जीवों पर अपने पोषण के लिए निर्भर होंगे, आश्रित होंगे, उनको हम परपोषी कहेंगे। ठीक, अब स्वपोषी तो हो गया।
लेकिन परपोषी में हम देखते हैं कि इसमें भी कई आगे विभाजन हैं। वो क्या हैं? पहला है परपोषी जंतु सम और दूसरा है परपोषी अवशोषी। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या होता है। पहला है परपोषी जंतु सम। इसमें जीव जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण करके उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं, यानी जिसमें मनुष्य भी आएगा। ठीक है, मनुष्य क्या करता है? ठोस जो भोजन है उसको ग्रहण करता है। अब वो भोजन सरल तो होता नहीं है ना। जिस फॉर्म में हम भोजन को खाते हैं वो क्या करते हैं, अब जैसे दाल खा रहे हैं, है ना, तो वो हमारे शरीर में क्या जा रहा है? प्रोटीन। ठीक, हम लोग रोटी खा रहे हैं तो हमारे शरीर में, आलू खा रहे हैं तो क्या जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तेल खा रहे हैं, घी खा रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या जा रहा है? फैट, वसा। ये सारे क्या हैं? ये तीनों ही भोजन के जटिल रूप हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों ही भोजन के जटिल रूप हैं। इनके सरल रूप क्या हैं जिससे ये मिलकर बना हुआ है? इसको भी बच्चों आप लोग चाहे तो कहीं पर नोट कर लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनका सरल रूप क्या होता है? सैकराइड, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, है ना, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज कह सकते हैं, फ्रक्टोज कह सकते हैं। ये सब कार्बोहाइड्रेट के सरल रूप हैं। फिर आते हैं हम लोग प्रोटीन। प्रोटीन के सरल रूप क्या होते हैं? एमिनो एसिड। ये बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अपनी कॉपी में जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो उसको आप नोट भी करते जाइए कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के जटिल रूपों का सरल रूप क्या है। ठीक, जिनसे ये मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के सरल रूप क्या हो गए? मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड। ठीक, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि आते हैं। फिर इसी तरह प्रोटीन का क्या हो गया? अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड जिसको हम कहते हैं। कई सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनते हैं। ठीक, और वसा का सरल रूप क्या है? वसीय अम्ल, फैटी एसिड। ठीक है, तो मनुष्य भी क्या है? परपोषी जंतु सम, यानी कि भोजन के जटिल रूप को ग्रहण करता है और उसका फिर पाचन जो होता है, यानी पाचन का मतलब क्या हो गया? वही भोजन जो जटिल रूप में है वो सरल रूप में टूटेगा और उसके फलस्वरूप हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। यही पाचन है। तो ये पाचन जो है शरीर के अंदर होता है। ठीक, दूसरा आता है परपोषी अवशोषी। मीन्स यहाँ पर जीव अपना पोषण सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसमें वातावरण में बहुपोषकीय एंजाइम स्रावित करके भोजन का पाचन शरीर से बाहर कर पचे सरल अणुओं का अवशोषण करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कवक। कवक का मतलब फफूंद। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेड है या रोटी है, जब वो बासी हो जाती है या बहुत दिनों तक ऐसे खुले में पड़ी होती है तो आप देखते हैं कि उस पर फफूंद लग जाती है। हरे रंग का या काले रंग का फफूंद लग जाता है। तो वो जो फफूंद एक्चुअली होता है वो कवक होता है। और कौन सा कवक होता है? राइजोपस या म्यूकर। ये दो कवक होते हैं जो ब्रेड या रोटी आदि पर लग जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? सड़े गले हुए पदार्थों पर ही, जो कई दिनों से पड़ा हुआ होता है, जो सड़ चुका होता है, तो उस पर ये अपना जो है उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और उनको क्या करते हैं? उनका जो कार्बनिक पदार्थ है उससे उसको कैसे गलाते हैं? ये एंजाइम से। एंजाइम से उसको पचा लेते हैं और फिर उसको बाहर से उसको ग्रहण कर लेते हैं, सरल अणुओं का अवशोषण करते हैं। यानी कि ये चीज़ शरीर के बाहर हो रही है, शरीर के अंदर नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं चौथे आधार पर। चौथा आधार है प्रमुख पारिस्थितिक भूमिका। अब पारिस्थितिक क्या है? किसी भी जीव जंतु के चारों तरफ का जो उसका अपना वातावरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसकी पारिस्थितिकी। यानी कि उसको जो तापमान है ना, जो नमी है,
ये सब चीज़ें जो कारक हैं, बाह्य कारक, वो उसको किस तरह प्रभावित करते हैं और वो उनको किस तरह प्रभावित करता है। एक दूसरे को जो प्रभावित करते हैं तो उससे जो तंत्र का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक। तो वर्गीकरण के इस आधार में देखा गया कि जीव उत्पादक है, उपभोक्ता या अपघटक। कोई भी जीव या तो उत्पादक होगा जैसे हरे पेड़ पौधे, या तो उपभोक्ता होगा जैसे भेड़, बकरी, गाय, मनुष्य, ये सब क्या करते हैं? उसको खाते हैं, तो वो क्या हो गए? उपभोक्ता। और तीसरा क्या है? अपघटक। अपघटक का मतलब क्या हो गया? जो सड़े गले भोज्य पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो अपघटक हो गए, जैसे बैक्टीरिया, है ना, कवक, ये सब क्या हैं? अपघटक। ठीक, अब हम लोग आते हैं 5वें आधार पर, जो है जगतों का जातिवृत्तीय संबंध। इसमें क्या है? अब जातिवृत्तीय संबंध आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह से हम अपने पूर्वजों से संबंधित हैं, कौन से उनके लक्षण अभी भी हमारे अंदर हैं, कौन से विलुप्त हो चुके हैं, कि कौन से आनुवांशिक लक्षण आज भी हम उसको कैरी कर रहे हैं, मतलब है हमारे अंदर, और किसको हम छोड़ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? जातिवृत्तीय संबंध।